ऑफ 9th हिंदी लिटरेचर में आज आप पढ़ेंगे अनुच्छेद मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते को। ठीक है, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा ये एक निबंध है, एक विचार है। ठीक, हरिशंकर परसाई ने जितने भी निबंध, जितने भी रचनाएं लिखी हैं वो यथार्थ पर आधारित व्यंग्यपरक रचनाएं हैं। ठीक है, तमाम प्रकार की उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे विकलांग श्रद्धा के दौर पर भी इनको एक साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, और सदाचार के ताबीज जैसे उनके दनफिरे, ठीक, वैष्णव के फिशनल आदि ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं उन्होंने लिखा। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। फिर उसके बाद जब ये थोड़े पले बढ़े, आगे बढ़े, अपने होश में आए, इनको जाए कुछ गतिविधियों की जानकारी हुई, तो उन्होंने तमाम प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन जो चले उसमें भी प्रतिभाग किया। प्रतिभाग करके इन्होंने भी अपना सहयोग दिया अपने लेखन के माध्यम से, अपने क्रांति के माध्यम से इन्होंने भी अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना भी अमूल सहयोग प्रदान किया, और तमाम प्रकार के निबंधात्मक रचनाएं लिख करके समाज में प्रस्तुत किया। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद भी तमाम प्रकार के जो हमारे यहाँ पर सामंतवादी युग का जो प्रारंभ हुआ था उसमें जो भी अन्याय, शोषण, उपेक्षा इत्यादि के जो भाव दिखाई पड़े उसको भी इन्होंने अपने व्यंग्य निबंध के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया, और साहित्य को समृद्ध करने के साथ साथ लोगों को बीच में प्रस्तुत करके लोगों को इसके प्रति उसका विरोध दर्ज कराया, उसका विरोध किया, और विरोध करके साहित्य को के माध्यम से उस पर एक अपना विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब, और इनकी जो भी रचनाएं होती थी ये बिल्कुल यथार्थ पर आधारित होती थी। जो समाज में जो चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जिसका विरोध होना चाहिए, जो एक समाज के लिए गलत है, घातक है, उसके ऊपर इन्होंने यथार्थ की बातें लिखी, उस पर व्यंग्य की बातें लिखी। जैसे तमाम देश आज़ादी के बाद तमाम जो नेता थे, जो तमाम सामंतवादी जिम्मेदारी जो व्यवस्था थी, तमाम जो अन्याय, अत्याचार, अपूर्ण जो समाज में फैल रहा था, विश्व की तरह फैला हुआ था, उसका विरोध करके इन्होंने साहित्य में इसी प्रकार की निबंध की रचनाएं लिखी हैं। तमाम प्रकार की रचनाओं के बीच उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व के जो व्यक्तित्व था, जो हमारे उपन्यास सम्राट कहे जाते मुंशी प्रेमचंद के ऊपर भी इन्होंने एक विचार लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो भी यथार्थवादी साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, आदर्शवादी यथार्थ की बातें उनको भी लिखना कार्य था। शोषक मजदूरों, तमाम निर्धन परिवारों, ग्रामीण अंचलों को लेकर के इन्होंने भी तमाम प्रकार के उपन्यास लिखे, तमाम कहानियाँ इन्होंने इस प्रकार से लिखी हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद स्वतः ही आर्थिक विषमताओं से जूझते रहे। उनके पर आर्थिक समस्याएं बहुत सी ज़्यादा थी। उनको परिवार का जीविकोपार्जन करना बहुत अत्यंत कठिन हो गया था। बहुत बड़े साहित्यकार तो थे, लेकिन ये आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। लेकिन फिर भी उस समस्या में भी इन्होंने अपने जो अपने जीवन का जो यथार्थ जो मूल था उसको ही लेकर चलते थे। उनको कभी दिखावा पसंद नहीं था। मुंशी प्रेमचंद को दिखावा की बात बहुत बुरी लगती थी। जो होता था, जो करते थे यथार्थ, जो उनका स्वरूप था, जो उनका रूप था, जो उनकी व्यवस्थाएं थी, वो समाज के सामने प्रस्तुत कर देते थे। ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए कोई दूसरा काम कर ले, दिखावे के लिए हर काम बनावटी रूप में करते। मुंशी प्रेमचंद बिल्कुल यथार्थ साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो उनके व्यक्तित्व को ही प्रभावित होकर हरिशंकर परसाई ने जहाँ एक और व्यंग्यात्मक तमाम विचारात्मक निबंध लिख करके समाज में उसको प्रस्तुत किया, उसका विरोध किया, शोषण अन्याय के प्रति आवाज़ उठाई, वहीं पर मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवादी जीवन व्यक्तित्व को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की जो क्या था, अभी आपको हमने बताया कि आर्थिक विषमता से परेशान थे। उसके बाद उनके व्यक्तित्व को उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवादी जीवन को हमें अपनाना चाहिए। हमें भी अपने यथार्थ को रखना चाहिए, थोड़ी देर के लिए कष्ट ही सही। हमें पर लोग हंसेंगे, उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम अपने जीवन के सिद्धांत को अपनाइए। लोग समाज क्या कह रहा है, क्या वो कह रहे हैं, इस पर आप अगर ध्यान देंगे तो आप फिर आपका जीवन आप परेशानी में ही रहेंगे। आपका जीवन बहुत परेशानियों से भरा रहेगा।
जो आपको परेशान ना करे, वही जो आपके हृदय में परेशानी की भावना हो, जो स्वतः आप परेशान ना हो, वही ठीक है। ठीक है, तो हमें हमेशा मुंशी प्रेमचंद की तरह यथार्थ की भाव को अपनाना चाहिए। यथार्थ ही ठीक है, दिखावे की चीज़ ठीक नहीं होती है। यही बात हरशंकर परसाई ने मुंशी प्रेमचंद के इस पाठ के माध्यम से, निबंधात्मक विचार के माध्यम से इन्होंने बताया है। ठीक है, हमें यथार्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। जो यथार्थ है, जो सही, उसको दिखाना चाहिए, दूसरों की परवाह किए बगैर। मतलब दूसरे क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, इसको नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें यथार्थ को लेकर चलना चाहिए। यही हमारे लिए सुखदायी हो जाता है बाद में, और यही ठीक होता है। ठीक है, अभी हरशंकर परसाई के विषय में आपको बताएंगे, व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में। अब इनके पाठ के विषय की ओर चलते, देखिए इन्होंने क्या लिखा है पाठ में। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के एक चित्र इनके सामने है, फोटो। ठीक, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं स्टूडियो में जाकर के। और किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता, धोती पहने हैं। टोपी पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। करपट्टी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। घर पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती। इनके व्यक्तित्व बताया यार, रूप रंग कैसा था। ये दुबले हो गए थे, इनके जो गाल थे अंदर की तरफ है, मतलब वो निखरे नहीं हैं। और फिर क्या था, घनी मूछ चेहरे को हरा भरा, और इनके मूछें बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, हड्डियाँ इनकी निकल आई हैं, बहुत दुबले पतले हैं। कुर्ता धोती पहने हुए हैं, ऊपर एक टोपी धारण किए हुए, इनका एक स्वरूप है। उस समय ये क्या कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे अपनी पत्नी के साथ। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की पतरी निकल जाती है, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ये जूता एक धारण किए हुए हैं कैनवास के। ठीक, और वो जूता जो है वो क्या है, वो फटा हुआ है, पुराना जूता हुआ फटा हुआ है। और उनसे क्या है कि छेद हो गया जूते में, जूते से उंगली क्या निकल आई, बाहर निकल आई है। ठीक है, वो जूता पहने हुए मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक, फिर देखिए, मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई है। सोचता फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने की कोई नहीं है, या जैसा वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखा, फिर इन्होंने कहा कि ये सोचा लेखक, सोच रहा है लेखक कि जब ये फोटो खिंचा रहे हैं तो ऐसे पोशाक में, अगर वास्तविक पोशाक में फिर कैसे होते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कल्पना आप लीजिए, स्मृति पर जाइए आप एक, तो आप अगर कहीं फोटो खिंचवाते हैं कोई चीज़ का, तो आप भी अपने अच्छे ढंग के कपड़े आप पहनते हैं, अच्छे ढंग के रूप रंग संवारते हैं, अच्छे पोशाक में होते हैं। एक ऐसा फोटो खिंचवाए कि फोटो अच्छा आनी चाहिए हमारी, जो देखने में अच्छी लगे, ऐसा होता है फोटो खिंचवाने में। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जैसे पहले थे, सामान्य जीवन में रहते, उसी प्रकार फोटो खिंचवा रहे। तो इनके मतलब ये दिखावटी बात नहीं है कि ये फोटो खिंचाने गया तो आज बहुत सजा संवरा हूँ, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ हूँ, अच्छे रूप रंग ढंग से हूँ, ऐसा नहीं। उनका व्यक्तित्व कृतित्व जो था वो सामान्य रूप से उसी प्रकार से था जैसे सामान्य जीवन में जी रहे थे। ठीक है, ये नहीं फोटो खिंचवाना तो आज किसी बगल वाले से कोट मांग लिया, एक पैंट शर्ट बढ़िया मांग लिया, जूता पहन लिया बगल वाले का मांग करके, गए फोटो खिंचवा लिए, फोटो दिखा दिया बढ़िया से, हम बहुत अच्छे अच्छे भद्रपुर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिखावटी चीज़ है, बहुत गलत बात है। आप ये यथार्थ है, यथार्थ में जीवन आपका जैसा हो वैसा हो आपको होना चाहिए, दिखावटी कभी करना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या है। मैं चेहरे की तरफ साफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरी साहित्यिक बुरके की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा लज्जा संकोच झेप नहीं आती है। ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे आप फोटो खिंचवा रहे हैं प्रेमचंद जी, मतलब लेखक के को कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद को, तो आपको लज्जा नहीं आ रही, इस प्रकार से फोटो आपका आएगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। ठीक, फिर
क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़े नीचे खींचने से उन्हें ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे में बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। तो कह रहे अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम धोती को अपने अंगूठे से तुम चिपका सकते हो, जिससे आपकी जूते जो अंगुली दिखाई पड़ रही जूते के सामने से निकल करके वो तुम्हें दिखाई पड़े, भद्दा तुम्हें लगे। लोग आपको देख कर, फोटो को देखकर हंसेंगे तो नहीं कम से कम, लेकिन नहीं, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा करना तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में एक क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र या अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, इसमें अपहार व्यंग है। ठीक है, तो बहुत लोग रेडी जब कहते हैं, फोटो वाला पहले होता रेडी, तो रेडी कहता था तो मुस्कान आ जाती थी और फोटो खींच जाता, हल्का मुस्कान। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी से दिखावटी बातों से कोई मतलब नहीं था उनके व्यक्तित्व में। ठीक है, और जैसे थे, जैसा उनका समान जीवन था, फोटो उसी प्रकार से उनका बिल्कुल फोटो उसी प्रकार से खिंचवाया उन्होंने। ठीक है, उसमें कोई बदलाव चेंजिंग की बात नहीं है। या कैसा आदमी है जो खुद तो फटे हुए जूते पहने फोटो खिंचा रहा पर किसी पर हंस भी नहीं रहा है। वो फोटो भी खिंचवा रहा है बिल्कुल शांत स्वाधीनता स्वभाव में, सदाचार स्वभाव में, और हंसी भी नहीं आ रही उसको। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहने थे या ना खिंचाते, फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, पत्नी ने कहा, तभी मुंशी प्रेमचंद जी वहाँ पर गए थे फोटो खिंचाने। और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने की भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते हुए तुम्हारे क्लेश के अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। ठीक है, ये देखते कि आप एक कवि सम्राट हैं, कवि हैं, आप ऐसी स्थिति में मैं आपकी इस स्थिति को देखता हूँ तो हमारे अंदर एक दर्द उभर कर आता है। ठीक है, कि आप फोटो में इस तरह से चित्र निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे कि लोग सामान्य जीवन में भी नहीं रहते हैं। आपकी दर्दनाक व्यवस्था को मैं देखकर स्वतः ही हस्तप्रभ हूँ और स्वतः मैं परेशान हूँ। लेकिन आपके अंदर विश्वास और चाह को देख करके, आपके व्यक्तित्व को देख करके मैं अपने आप की इस बात को रोक ले रहा हूँ रोने से, कि आपके अंदर कितनी बड़े सिद्धांतवादी वरिता छिपा हुआ है, कितना बड़ा धैर्य, कितना बड़ा विश्वास छिपा हुआ है अपने आदर्श को लेकर के, अपने यथार्थ को लेकर के। ठीक है, तो फोटो के महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कोटे से वर दिखाई करते हैं और मांग के मोटर से बाहर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहा है कि अगर फोटो खिंचवाना है आपको तो कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि बगल वाले से किसी से आप आग्रह करते तो आपको कपड़े, जूते इत्यादि सब मिल जाते, फोटो खिंचाने घंटे बाद उसको वापस कर देते। ठीक है, यहाँ पर लेखक एक सलाह दे रहा है लेखक को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिर और मांगे की मोटर से बाहर निकालते। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते मांगते नहीं, बनी तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इस चुपड़ के फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपये से कम क्यों मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमती और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपी न्यूशॉर होती है। ठीक, तो अब यहाँ पर टोपी और जूता की बात क्यों आ रही है। ठीक, अब जूता यहाँ प्रतीक है धनाढ्य लोगों का और टोपी एक प्रतीक है बुद्धिवादी, जो बुद्धिवाद का, जो ज्ञानी तो है लेकिन धन के अभाव में क्या है, उपेक्षित है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कवि लेखक की जो टोपियाँ होती हैं, यहाँ अब एक निबंधकार जो यहाँ पर हरशंकर प्रसाद एक बात और स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि सामाजिक विषमता की बात कर रहे हैं कि आज पास के युग में जिसके पास धनाभाव है, चाहे वो ज्ञानी कितना भी क्यों ना हो, वो उपेक्षित है समाज से। और जिसके पास धन है, चाहे वो ज्ञान ना हो, उसके बाद कि धन का होना अगर जिसके पास है वो उसका महत्व है समाज में। जैसे जूते का महत्व दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जूता महंगा मिलता है, टोपी की बात की रही 2 आने में, जूते की बात की रही 5 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर जूता क्या है, धनाढ्य का प्रतीक हो रहा है। तो वहाँ पर क्या है, हजारों पढ़े लिखे जो धनाढ्य व्यक्ति उन पर न्यौछावर हो रहे हैं, उनके ऊपर जहजूरी कर रहे हैं। आज के इस व्यवस्था में ये कह रहे हैं विषमता है
कि आज के पढ़े लिखे नौजवान या तमाम ऐसे लोग हैं जो धनी व्यक्तियों के यहाँ जी हुजूरी करते हैं, केवल गुलाम बनकर रहते हैं, ठीक, और उनका अत्यंत शोषण उपेक्षा की जा रही है। ये बहुत दुख की बात है, यहाँ दुख प्रकट किया जा रहा है। ये विषमता, सामाजिक विषमता की बात यहाँ हरशंकर प्रसाद साथ साथ कर रहे हैं। मतलब एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती है। एक धनी के व्यक्ति चाहे इतना आप कीमती हो, वो क्या है, उनके यहाँ गुलामी ही करता है, गुलामी को करना, उसको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तमाम प्रकार के ऐसे, तो टोपी क्या होती है, सम्मान का प्रतीक है टोपी, और जूता क्या है, जूते का प्रतीक है, वो पैर में पहना जाता है। लेकिन क्या है कि आज ऐसे सम्मान जो हैं, पढ़े लिखे जो ऐसे सम्मानवादी जो साहित्यकार हैं, वो भी आज ऐसे जो धनी नेता हैं या सामंतवादी जो जिम्मेदार है, आज भी उनके यहाँ गुलाम, तो उनके जो उनका शोषण हो रहा है, ये सबसे बड़ी विषमता की बात है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया इन्होंने, तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ये लेखक को ये बहुत बड़ी, ये जो विषमता है बहुत दुख दे रहा है कि जूता कुछ नहीं है, पढ़े लिखे का मोल अलग होता है, लेकिन आज इस समाज में पढ़े लिखों का मोल ऐसा कम हो गया है कि जो नेता लोग हैं उनके मोल के आगे जो साहित्यकार हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे विद्वान हैं, उनका मोल कम है। लोग उनको पसंद ज़्यादा करते हैं, लेकिन पढ़े हुए लोग इन निर्धन व्यक्ति को पसंद कम करते हैं, ठीक है। ये विषमता है बहुत बड़ी। फिर देखिए, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कहे कि साहित्य में आपका एक मूर्धन्य स्थान है, आप बहुत महान साहित्यकार, लेखककार, उपन्यासकार हैं, लेकिन फोटो में आपके फटे जूते को देख करके, निर्धनता के ऐसे स्वरूप को देख करके हमारा दर्द, दिल क्या है, बहुत दुखी हो रहा है, ठीक है। कि ऐसा एक साहित्यकार के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी आपके अंदर जो धैर्यता, जो सिद्धांत, जो यथार्थ छिपा हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मतलब कभी जो है लेखक जो है, एक तरफ तो इनकी ऐसी दयनीय दशा को देख करके, फोटो के हालात को देख करके, इनके रूप रंग स्वरूप को देख करके दुखी तो हो रहा है, लेकिन इनकी एक तरफ प्रेरणा भी ग्रहण कर रहा है यथार्थवादिता की, कि जो आपके अंदर यथार्थ है, जो आप एक साहित्यिक रूप के व्यक्ति हैं, जो आपके यथार्थ आदर्श है, ये आपके लिए बहुत ही, ये आपका सच्चा आभूषण है, सबसे सच्चा धन है आपका, ठीक है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, वो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलने पर अंगूठे के नीचे तला फट गया, अंगूठा जमीन से घिसता है और पहनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहलुहान भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जूता दिखावटी जो हम पहने हुए हैं अपने ऊपर लेकर, मतलब जो जूता कसा हुआ तंग जूता जो पहने हुए, हमारी आपकी तो उंगली दिखाई दे रहा है, बाहर सब कुछ दिखाई दे रहा, फटा हुआ जूता है, ठीक है, लेकिन कम से कम आपकी उंगलियां तो सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, स्वयं आप दर्द का आभास नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं, ठीक, सहज महसूस करें। लेकिन हम तो जूते पहने हुए, हमारी जूता फटा हुआ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से जो तंग है हमारा जूता, कितना तकलीफ हमें पैरों में दे रहा है। हम चलते हैं तो पैर हमारा जो पाँव कट जा रहा है उसके सोलों से, ठीक है, खून की लहलुहान पैर हो रहा है। हम दिखावटी जो बेस में हम खड़े जूते पहन करके, हम अंदर से अंदर हमें पीड़ा हो रही है, हमें दिखावा दिखा रहे हैं समाज को कि हम हमारा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से हम क्या हैं, हम दुखी हैं। लेकिन आप यथार्थवाद पर चल रहे हैं, आप दिखावा के लिए काम नहीं करें, लेकिन आप सहज महसूस करें, आप सुख महसूस करें, लेकिन मैं उसके स्थान पर दुख महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अंतर क्या दिखाई दे रहा है, ये कभी कह रहा है कि आप यथार्थ फटे हैं आपके जूते, ठीक है, लेकिन आपको कष्ट कम से कम नहीं हो रहा है, और मैं दिखावटी कर रहा हूँ, जो दिखावे के काम करते हैं वो दुखी होते हैं। कर्ज लेकर के घर बनवा लेना, कर्ज लेकर के काम कर लेना, समाज में ये कर लेना, गाड़ी खरीदना, कर्ज न दे पाना, बाद में फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है,
ठीक। तो जितना आपका यथार्थ है वो उसी आधार पर आपको अगर चलते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पर लेखक जूता पहना हुआ है लेकिन जूता तंग है, लेकिन अंदर अंदर उसको क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। जूता तंग होने की वजह से उसके पाँव जो है छिल जा रहे हैं, चलता हुआ उसके पाँव में कष्ट हो रहा है। जैसे चलते हुए जूते पहन करके लोगों के पैर छिल जाते, पैर लहूलुहान हो जाता है, उसको दवा लगाना पड़ता है, दवा का प्रयोग करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। उसी प्रकार से दिखावटी के जो लोग हैं, जो कर्ज लेकर के हर काम करते हैं, कोई दिखावे के लिए कोई काम ऐसा करते हैं जो बाद में उनको बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो यहाँ पर एक लेखक जो कवि है मुंशी प्रेमचंद के यथार्थवाद को अपनाना चाहिए, ये बताना चाह रहा है कि जो ठीक है, जो भी है ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपने यथार्थ को, अपने आदर्श को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपने यथार्थ को हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए। ठीक है, ये हमें सीखना चाहिए कि दिखावे के रूप में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जूता पहना हुआ हूँ दिखावटी रूप में, लेकिन कितने तकलीफ में हूँ वो मैं जान रहा हूँ। हमारा पैर दुखी है, दुख रहा है, खून बह रहे हैं पैरों से, कट जा रहा है हमारा पैर, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के जूते फटे हुए जरूर हैं, उंगली बाहर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कम से कम उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो रहा है। जो उनके पास व्यवस्था थी उस जूते को धारण किया हुआ है और उनको किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं हो रहा है। और मैं पहने हुआ दिखावे का धारण किए हुए, लेकिन अंदर से अंदर हमारा पैरों में जो दर्द हो रहा है, जो छिल जा रहा है पैर जूतों के प्रभाव से, कैनवास के जूतों से, उससे मैं कष्ट को जो असहज महसूस कर रहा हूँ, जो दुख महसूस कर रहा हूँ उधर, उससे मैं बयां नहीं कर सकता। तो ऐसा काम मत करो कि जिससे तुम्हें अंदरूनी कष्ट हो और लोग से कह भी ना पाओ। तो ये कहने का अभिप्राय है कि जो भी हमें यथार्थ की बातें उसे अपनाना चाहिए, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें दिखावे के रूप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बहुत बड़ा ही कष्टकारी होता है। ठीक है, इतने अनुच्छेद आपको पढ़ाए, आपको आगे का अनुच्छेद हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तब तक इन वीडियो को अवलोकन करिए, इनको पढ़िए और इन यथार्थ की बातों को समझिए। जो अनुच्छेद हमने पढ़ा उसको भी समझिए और उसके भी आगे की बातों को अध्ययन करिए। उसके बाद आगे की पार्ट को फिर हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।